देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है? हाँ मैम। अच्छा, हम लोग लास्ट क्लास में बैड डेब्ट का जो एडजस्टमेंट है वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग फाइनल अकाउंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट्स में देखो मेनली हमें करना क्या है। फाइनल अकाउंट्स में इंडिविजुअल का फाइनल अकाउंट्स होगा। इंडिविजुअल मतलब जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है। पार्टनरशिप तो पार्टनरशिप भी है, तुम लोग के ग्रुप 1 में पार्टनरशिप होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, और जो कंपनी अकाउंट्स है वो ग्रुप 2 में है। तो ये जो है यहाँ पर जो इलास्ट्रेशन 6 इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि बैड डेप्ट को उन लोगों ने इलास्ट्रेशन 1 से, बैड डेप्ट का जो क्वेश्चन था 1 to 5 तक हम लोगों ने किया था, 6 से यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन। तो फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या होता है, मेनली हम लोग का ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट होता है। ट्रेडिंग से हमें ग्रॉस प्रॉफिट का पता चलेगा। ट्रेडिंग में क्या क्या लिखा जाता है, ट्रेडिंग में ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग लिखते हैं, सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब जो कॉस्ट में होता है वही यहाँ पर होता है। यहाँ पर बस कैसे आइडेंटिफाई करना है, गोडाउन में ले जाने के पहले तक का सारा खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, और गोडाउन के बाद का खर्चा जो है यानी बिजनेस को मेंटेन करने का, यानी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह का जो खर्चा है वो पीएल में जाएगा, पीएल से नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमें फाइनल अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। और रूल्स क्या होता है, हम लोग को एक ट्रायल बैलेंस दे दिया जाएगा, ठीक है। वो ट्रायल बैलेंस को हमें फॉलो करके फाइनल अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी डेटा रहेगा वो एक बार पुट होगा, या तो ट्रेडिंग में, या तो पीएल में, या तो बैलेंस शीट में, डिपेंड ऑन द नेचर। और जो ट्रायल बैलेंस के बाहर डेटा रहता है वो 2 बार पोस्ट होता है, क्योंकि गुड मॉर्निंग नील। गुड मॉर्निंग नील। गुड मॉर्निंग मैम। और जो बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट हमें पोजीशन बताएगा एसेट एंड लाइबिलिटी का, हमें एसेट लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना है। तो देखो नया तो कुछ नहीं है, ये हम लोग 11 से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे एक दो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे करके हमें करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले इलास्ट्रेशन 6 देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम द लेजर बैलेंसेस। लेजर बैलेंसेस मतलब ट्रायल बैलेंस है ना। ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, पहले जर्नल होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, लेजर होता है, ठीक है। लेजर जब क्लोज होता है तो उसमें जो बैलेंस बच जाता है वही बैलेंस को हम लोग ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं, डेबिट बैलेंस को डेबिट में, क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट में, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा है कि लेजर बैलेंसेस, दैट मीन्स ये क्या है, ये ट्रायल बैलेंस है। अब ट्रायल बैलेंस ऐड वैड करके नहीं दिया हुआ है तो हो सकता है कि दोनों साइड सेम नहीं आ रहा हो, ठीक है। ट्रायल बैलेंस का नॉर्मली पैटर्न होता है डेबिट और क्रेडिट साइड करके किया जाता है, यहाँ पर तो टोटल किया नहीं है। हम देख लेते हैं एक बार टोटल जो है वो ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देख लेते हैं। 1,60,000 प्लस ये हो गया 10 10 20 30 58, 2,18,000, और इधर ज्यादा हो रहा है, ठीक है। देखो टोटल नहीं किया हुआ है ना, तो इससे ही पता चल रहा है कि मतलब टैली नहीं भी हो सकता है, टोटल तो नहीं किया हुआ है, तो यानी कि कुछ इंफॉर्मेशंस दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर, बट ट्रायल बैलेंस पूरा इसका मतलब गिवन नहीं, इसीलिए मिसमैच होगा अगर ऐड करने से, ऐड किया नहीं है, ठीक है। अच्छा, ट्रायल बैलेंस के अंदर ये सब डेटा है। नीचे बोल रहा है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2013, ठीक है। मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। अब एस टू किसी किसी का कंप्लीट हो गया है, किसी किसी को फिर से करना पड़ेगा। एस2 जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है, ये हम लोग पहले से ही फॉलो करते हैं, ऐसा चीज तुम लोग को 11 में भी मिला होगा। तो तुम लोग क्या करते हो, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ये कहाँ पर लिखा हुआ होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में बताया गया है कि स्टॉक का वैल्यूएशन हमेशा लोअर पे करना चाहिए, चाहे वो लोअर वैल्यू कॉस्ट प्राइस हो या मार्केट प्राइस। तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर यानी 20,000 से हमें करना पड़ेगा, बिकॉज एस2 हमें ये बता रहा है, ठीक है। तो एस2 अगर कभी किया है तुम लोगों को तो पता होगा, ठीक है। मैंने तो एक बार करवाया है, अगर याद है तो देखो वहां पर ये सब बहुत सारा पॉइंट है कैसे करके क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना चाहिए, जिसमें ये एक पॉइंट होता है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। स्टॉक वैल्यू 10,000 वे आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम टू द एक्सटेंड ऑफ 6,000। स्टॉक 10,000 का जो है डिस्ट्रॉय हो गया और इंश्योरेंस कंपनी ने 6,000 का क्लेम दिया है, तो उसके बाद भी हम लोग का लॉस कितना हो रहा है, 10,000 में 6,000 का क्लेम मिल गया, उसके बाद भी लॉस कितना हो रहा है 4,000, ठीक है। ऑल लॉसेस आर डेबिटेड टू क्या हो जाएगा, पीएल,
ठीक है। और ये जो 6,000 क्लेम मिलेगा, अगर एडमिटेड क्लेम बोला है, पेड नहीं बोला है, एडमिटेड का मतलब होता है कि इंश्योरेंस कंपनी मान लिया है कि वो 6,000 का क्लेम देगा, तो ये हम लोगों का रिसीवेबल हो जाएगा, जिसका हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे उनके लिए ये रिसीवेबल हो जाएगा। तो अगर कुछ इनकम है बट रिसीवेबल मोड में है, अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो वो कहाँ जाना चाहिए, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, कहां पर जाना चाहिए, करेंट एसेट में, ठीक है, करेंट एसेट में। गुड्स पर, और ये 10,000 कहाँ जाएगा बता सकते हो, ये एक ऐसा एडजस्टमेंट होता है जो तीन जगह पे पुट होता है, ठीक है, तीन प्लेसेस पे ही पुट होता है, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट में ये जाएगा, ये एसेट में, सॉरी बैलेंस शीट के एसेट में ये वाला जाएगा, ये पीएल में जाएगा, और ये ट्रेडिंग में जाएगा। किधर जाएगा बता सकते हो ट्रेडिंग में? ट्रेडिंग में जाएगा 10,000। हाँ मतलब किधर, डेबिट या क्रेडिट, क्या बोल के जाएगा, मतलब बाई, बाई बोल के, हाँ क्रेडिट साइड में जाएगा। क्या लिखना पड़ेगा, बाई स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। क्यों? क्योंकि हम लोग को स्टॉक का वैल्यूएशन जो है वो मेंटेन करके दिखाना पड़ेगा कि कितना स्टॉक जो है हम लोगों का जल गया है। तो ये देखो, अगर हम लोगों ने मान लो खरीदा था 10 पेन, ठीक है, बेचने के लिए 10 पेन 10 रुपए से खरीदा था, 100 रुपया, ठीक है, उसमें से हम लोगों ने सेल कर दिया मान लो 4 पेन सेल कर दिया 12 रुपए करके, 48 हो गया, ठीक है। अच्छा, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना रह जाएगा, 6 पेन, कितना करके उसका वैल्यूएशन दिखाना चाहिए, 10 रुपए करके, जितने में खरीदा था 60। तो यहाँ पर जीपी प्रॉफिट कितना दिखेगा, प्रॉफिट दिखेगा, देखो एक एक पेन पे 2 रुपया, 4 पेन पे 8 रुपया, दोनों साइड ऐड करके देखो 180 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि कुछ पेन जो है वो आग लग के जल गया है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि कुछ स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, तो 10 × 10, फिर से वही एग्जाम्पल ले रहे हैं, 100 रुपीज का पेन है, उसमें से सेल कर दिया हम लोगों ने 48, उतना ही पेन सेल किया 4 × 12, और मान लो 2 पेन जो है वो जल गया, अगर हम लोग उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, बचा हुआ पेन कितना होगा, अगर 2 पेन जल गया, 4 बिक गया, 10 में से 4 सेल हो गया, 2 जो है वो जल गया, तो बचा 4, 4 का वैल्यूएशन क्या होगा, × 10 करके 40 हो जाएगा। अगर हम लोग जो स्टॉक जल गया उसका वैल्यूएशन नहीं करते तो देखो इम्पैक्ट क्या आता है, यहाँ पर 100 आ गया, यहाँ पर 48 आ गया, सॉरी 88 आ गया, तो बैलेंस तो इधर ही आएगा, ठीक है, बैलेंस इधर आएगा, बट लॉस थोड़ी ना है, बेच के तो प्रॉफिट तो हुआ ही है, तो जीपी तो ऑब्वियसली जनरेट होगा, फिर भी इधर जीएल दिख जाएगा, ग्रॉस लॉस दिख जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा ना, क्यों लॉस दिख रहा है, क्योंकि स्टॉक 10 था, हम लोग दिखा रहे हैं अभी 4 बचा हुआ है, और यहाँ पर दिखा रहे 4 बिक गया, तो बाकी 2 कहाँ गया, 2 जल गया, तो उसको भी दिखाना पड़ेगा ना, तो इसको हम लोग दिखाएंगे स्टॉक डिस्ट्रॉयड बोल के, 2 पेन का 10 रुपए करके दिखाना पड़ेगा, जितने में खरीदा था उतने का लॉस है, यहाँ 20 लगा दो, ये 40, तो यहाँ पर हो गया 448 और 2 10 108, ठीक है, 108 माइनस कर दो, 8 रुपए का जीपी यहाँ पर शो हो जाएगा। इस वजह से हम लोग को दिखाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक जो है वो कितने तरह से कम हो सकता है, या तो वो बिक गया या तो वो डिस्ट्रॉयड हो गया, ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को जो स्टॉक डिस्ट्रॉयड होगा उसको भी दिखाना चाहिए। Goods purchased for 6,000 on 29th of March 2013 but still lying in transit, not at all recorded in the books। अच्छा, तो ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा, परचेस तो हुआ है बट अभी तक रिसिव्ड नहीं हुआ है, मतलब इन ट्रांजिट में है, तो इसका रिकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा। गुड्स टेकन फॉर द प्रोप्राइटर फॉर हिज ओन यूज, अगर पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर गुड्स ड्रॉन कर रहा है तो क्या घट जाता है, ड्रॉइंग्स, पहला बात है, तो अगर पर्सनल यूज के लिए लेते हैं तो वो होता है ड्रॉइंग्स, ठीक है, ड्रॉइंग्स टू क्या हो जाएगा, अगर हम लोगों का स्टॉक कम हुआ है तो परचेस कम करके दिखाएंगे, अगर कैश ड्रॉन होता तो कैश करके दिखाना पड़ता। आउटस्टैंडिंग वेजेस, फ्रेट वॉज पेड इन एडवांस, ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, फ्रेट वॉज पेड इन एडवांस बोला है, प्रिपेयर करने क्या बोला है देखते हैं। यहाँ पर कुछ मेंशन तो नहीं किया है, देख लेते एक मिनट। ट्रेडिंग ही बनाएंगे, ठीक है, बाकी तो कुछ मेंशन नहीं किया, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना देंगे। चलो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। इलस्ट्रेशन 6, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स पी सेन,
trading account for the year ended 31st of March 2012, 31st of March 2013, अच्छा 2013 दिया है। अच्छा देखो, ट्रायल बैलेंस में देखते हो, ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक है 10,000। कुछ एडजस्टमेंट होगा तो इनर कॉलम में लिखेंगे, अदरवाइज आउटर कॉलम में लिखेंगे। परचेज 1,60,000, परचेज में एडजस्टमेंट था, गुड्स ड्रॉन हुआ था, यहाँ पर प्रोप्राइटर ने गुड्स विदड्रॉल किया था, कुछ हम लोगों ने रिटर्न भी किया है, ये देखो रिटर्न आउटवर्ड, तो परचेज को इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि परचेज में बहुत सारा एडजस्टमेंट है। अच्छा, परचेज कितना है? 1,60,000। अच्छा, इसके लिए थोड़ा जगह छोड़ देते हैं। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड का मतलब है स्टॉक को गोडाउन तक लेके कैरी करके लेके आने का खर्चा, तो ये कैरेज इनवर्ड, ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। कॉस्ट शीट में भी जब हम लोग करते हैं तो कैरेज इनवर्ड को डायरेक्ट एक्सपेंस ही मानते हैं, तो कैरेज इनवर्ड हो गया 10,000। वेजेस 30,000, वेजेस का आउटस्टैंडिंग भी था तो वो एडजस्ट होगा, तो टू वेजेस इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा 30,000, तो एक लाइन जगह छोड़ देते हैं। उसके बाद है फ्रेट 8,000, फ्रेट का प्रीपेड था तो इसमें भी एडजस्टमेंट था, ये फ्रेट एडवांस 1,000, तो यहाँ पर 8,000 एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सेल्स 3 लाख, सेल्स का रिटर्न भी है तो सेल्स के लिए भी एडजस्टमेंट का जगह रखना पड़ेगा। अच्छा, रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड ये अब लेस कर लेते हैं, तो रिटर्न इनवर्ड मतलब खुद के पास रिटर्न होके आना, यानी सेल करने से ही पॉसिबल है, तो रिटर्न इनवर्ड सेल से माइनस होगा। रिटर्न इनवर्ड हो जाएगा 16,000। 3 लाख माइनस 16,000, 2,84,000। अच्छा, और रिटर्न आउटवर्ड परचेज से लेस होगा 10,000। इसमें और भी एडजस्टमेंट है, उसके बाद ही करेंगे। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, ठीक है, तो रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन क्या होता है? अगर हम लोग प्रोडक्शन बेसिस पे किसी को रॉयल्टी देते हैं कि इतना यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो इतना रॉयल्टी देंगे, रॉयल्टी यानी किसी के इन्वेंशन वगैरह को यूज करना, ठीक है, तो ये 6,000 का रॉयल्टी, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। इसका भी मैंने कॉस्ट शीट के टाइम लिखवाया था कि रॉयल्टी का कितना तरह से होता है, तो वो भी तुम लोग याद रख सकते हो, उससे भी समझ में आ जाएगा। अदरवाइज प्रोडक्शन पे रॉयल्टी हमेशा डायरेक्ट होता है। To royalty on production, royalty on production 6,000। गैस एंड फ्यूल, नॉर्मली गैस एंड फ्यूल जो है वो फैक्ट्री एक्सपेंसेस होता है, और फैक्ट्री एक्सपेंसेस के लिए जो अकाउंट बनता है अकाउंट्स में, ठीक है, वैसे तो हम लोग जब कॉस्ट शीट बनाते हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड के अंडर दिखा देते हैं, लेकिन गैस एंड फ्यूल जो है वो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि फाइनेंशियल अकाउंट में कहाँ मेंटेन करना चाहिए, तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है जो कि ट्रेडिंग के पहले बनता है। ये कौन बनाता है? जो लोग मैन्युफैक्चरर होते हैं, और मैन्युफैक्चरर अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट
कौन नहीं बनाता है? जो लोग सिर्फ ट्रेडर होते हैं। ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर में फर्क ये है कि ट्रेडर किसी और से फिनिश गुड्स खरीद के बेच देता है प्रॉफिट लगा के, मैन्युफैक्चरर खुद से रॉ मटेरियल खरीद के फिनिश गुड्स बना के फिर उसे बेचता है, तो उसको भी ट्रेडिंग बनाना पड़ता है। जो मैन्युफैक्चरर है उसे मैन्युफैक्चर ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना है, और जो सिर्फ ट्रेडर है उसे मैन्युफैक्चर के अलावा बाकी सारा ही अकाउंट्स बनाना पड़ता है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। तो गैस एंड फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग का ही पार्ट होता है, बट यहाँ पर हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने नहीं बोला है, और ये कहाँ पर बोला भी नहीं कि ये लोग मैन्युफैक्चरर है। तो अगर ऐसा होता है तो जैसे हम लोग 11 में भी ट्रीट करते थे, तो इसको ट्रेडिंग में ही दिखाना पड़ेगा, पीएल में तो नहीं दिखा सकते, तो ठीक है ट्रेडिंग में दिखा देंगे 2000। ये हो गया 2000, ठीक है। अच्छा, अब बाकी नीचे का एडजस्टमेंट देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 20,000 लेना पड़ेगा। अच्छा, इसका एक नोट लिखना पड़ेगा, नोट 1 की क्यों हम लोगों ने यही वाला लिया, इसका एक नोट लिख के दिखाना पड़ेगा। अच्छा, स्टॉक वैल्यू 10,000 वेयर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाई स्टॉक डिस्ट्रॉयड। अभी रीजन भी बताया था क्यों हम लोग लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो हम लोग का प्रॉफिट गलत आ जाएगा, पूरा कैलकुलेशन ही गलत हो जाएगा। 10,000 गुड्स टेकन फॉर द, नहीं, गुड्स परचेज फॉर 6,000। 6,000 का हम लोगों ने गुड्स परचेज किया है, जो कि 29 मार्च तक स्टील लाएंगे, नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो रिकॉर्ड करेंगे, परचेज किए हैं तो स्टॉक बढ़ेगा, यहाँ पर दिखाना पड़ेगा एड गुड्स इन ट्रांजिट। 6,000। अच्छा, फिर गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, तो लेस ड्राइंग्स 3,000। और तो कुछ नहीं था इसमें। और ये दो आउटस्टैंडिंग वेजेस 4,000, प्रीपेड फ्रेट है। आउटस्टैंडिंग वेजेस 4,000, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स जो है वो किस बेसिस पे बनता है? एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस का मतलब है ड्यूरिंग द पीरियड कैश इनफ्लो आउटफ्लो जो हुआ है वो तो हमें लिखना ही है। अगर एक्सपेंस है तो कैश आउटफ्लो, इनकम है तो कैश इनफ्लो, इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर का लिखना है, ठीक है। और अगर रिसीवेबल रिसिप्ट या पेबल पेड मोड में है, दोनों ही हमें लिखना पड़ता है। तो वेजेस 30,000 पे कर दिया है, बट 4,000 अभी तक नहीं किया है, तो इस पीरियड का है, तो हमें दिखाना पड़ेगा कि टोटल खर्चा कितना है, चाहे हम लोगों ने पे किया हो या नहीं किया हो। तो ले ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। बस देख लेना है कि सेम पीरियड का है कि नहीं है। 4,000। 34,000, ठीक है। और फ्रेट एडवांस, अगर देखो ये एडवांस मतलब नेक्स्ट पीरियड का है, तो एक्रूअल बेसिस हमें ड्यूरिंग द पीरियड बोलता है, हमेशा नेक्स्ट पीरियड का, नेक्स्ट पीरियड हो या प्रीवियस हो, हमें प्रीवियस या फ्यूचर से कुछ लेना देना नहीं है, आज क्या चल रहा है वो देखना है, ठीक है। तो एडवांस फ्रेट जो है, फ्रेट का खर्चा हम लोगों ने एक्स्ट्रा 1,000 दे दिया है, जो कि 31 मार्च 2013 के बाद का खर्चा है, तो इस पीरियड में नहीं दिखाना है, तो हम लोग लेस करके दिखाएंगे, लेस प्रीपेड या एडवांस बोल के। तो ये हो गया 7,000। बस सारा चीज तो लिख लिया, अब हम लोगों को ऐड करके चेक करना है कि प्रॉफिट है कि लॉस है। ऐड करो, 2,84,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000, 3,14,000। 10,000, 10,000, 34,000, 7,000, 6,000, 2,000। ये क्या हो गया, कैलकुलेटर में क्या क्या हो गया? 10,000, 10,000, 10, 10, 20, 54, 54, और ये हो गया 69, 2,45,000। ओ अच्छा,
एक एक गलती हुआ है। अब ये देखो, हर जगह ये दो जगह पे पुट होना चाहिए, मैंने बोला था ना। देखो क्लोजिंग स्टॉक एक तो हम लोगों ने भी ट्रेडिंग में लिखा, और एक बार अगर हम लोग बैलेंस शीट बनाते तो वहां पर दिखाना पड़ता है ना। और ये देखो स्टॉक डिस्ट्रॉयड जो हुआ, इसका तो तीन एडजस्टमेंट मैंने बता ही दिया इस लाइन का, कि एक पीएल में जाता, एक बैलेंस शीट में जाता, और एक जो है ट्रेडिंग में जाता, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो गुड्स परचेज 6000, ये हम लोगों ने एक बार तो परचेज में ऐड करके दिखाया, तो इसका भी तो क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ेगा। हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि गुड्स अभी तक हमारे पास रिसीव नहीं हुआ है, वो इन ट्रांजिट में है। तो यहाँ पर हम लोग अगर स्टॉक को ज्यादा करके दिखा रहे हैं, तो जो इन ट्रांजिट है वो बिका भी नहीं होगा, वो स्टॉक डिस्ट्रॉयड भी नहीं हुआ होगा जब गोडाउन में आग लगा होगा। तो इसका मतलब वो स्टॉक क्या हो जाएगा, वो क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा। जब वो पहुंच जाएगा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, बाई गुड्स इन ट्रांजिट। दो जगह पे दिखाना चाहिए ना, बाई गुड्स इन ट्रांजिट, ये भी दिखाना चाहिए था, ये नहीं दिखाया हम लोगों ने। 6000 देखो, हर एक कैलकुलेशन दो बार होगा। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर एक बार हम लोग परचेज से लेस किए, और बैलेंस शीट में कैपिटल से लेस होगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस यहाँ पर एक बार होगा, बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी में जाएगा। एडवांस फ्रेट जो है यहाँ एक बार हो गया है, और एक बार हम लोग का चला जाएगा करंट एसेट में चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हर एक ट्रांजेक्शन दो बार पुट होगा, तो 6000 इसमें ऐड हो जाएगा। तो 3,14,000 प्लस 6000, तो ये हो गया 3,20,000। अच्छा, ओ मैंने ये एडजस्ट नहीं किया ना, तुम लोग नहीं बता रहे हो, इसीलिए मेरा इतना कम आ रहा है। -10,000, ये देखो 1,60,000, ये लिखा कहाँ है परचेज वाला, 1,60,000 -10,000 प्लस 6,000 -3,000, कितना हो जाएगा 1,53,000। इसी वजह से इतना डिफरेंस आ जा रहा है मेरा। -2,22,000 आ रहा है टोटल, -3,20,000, 98,000। हाँ अब सही आया, टू ग्रॉस प्रॉफिट 98,000, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ट्रेडिंग ही बना है, हम लोगों ने ट्रेडिंग ही बनाने बोला है। वो नीचे क्वेश्चन मतलब बाकी देखो सारा चीज ही तो लिख लिया, बच्चा तो कुछ नहीं। जिससे अगर हम लोग पीएल बनाना चाहते हैं तो पीएल का आइटम एक ही मिलेगा। यहाँ से जो स्टॉक लॉस हुआ है 10,000 में 6,000 क्लेम मिला, 4,000, तो सिर्फ उससे तो पीएल कंप्लीट होने वाला है नहीं। बैलेंस शीट में हमें कंप्लीट कर ले ऐसा कोई डिटेल्स हमारे पास है नहीं, तो ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, वैसे कुछ बोला नहीं था यहाँ पर क्या बनाना है, बट हम लोग देख के समझ सकते हैं। जब हम लोग बनाएंगे, हमारे पास पीएल का इंफॉर्मेशन है कहाँ जो पीएल बनाए, पीएल तो नहीं बना सकते। अच्छा, इलस्ट्रेशन 7, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बोल रहा है पीएल बनाओ, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रेजेंटेड बाय श्री तीर्थंकर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट, रेंट, सैलरी, ये सब दे रखा है। तो चलो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए बोला है। तो पीएल में क्या किया जाता है, पीएल में हमारा बिजनेस जैसे कि जितने भी सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जाता है, ठीक है। और क्या जाएगा, और हम लोगों का जो अदर इनकम है वो जाएगा, ठीक है। अदर इनकम मतलब एक्सेप्ट सेल करके जो इनकम होता है उसके अलावा जो भी इनकम होगा वो सब जाएगा। तो देखो कैसे होगा, इन द बुक्स ऑफ श्री तीर्थंकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। अच्छा, जीपी, जीपी जो है, जीपी ट्रेडिंग से आया होगा, जो हम लोग को कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर ब्रॉड डाउन कर देंगे, बाई ग्रॉस प्रॉफिट बोल के ब्रॉड डाउन कर देंगे 1 लाख। अच्छा, रेंट,
रेंट बोल रहा है 22,000। अब रेंट का कुछ बोला नहीं है कि इनकम है कि एक्सपेंसेस है, तो नॉर्मली बिजनेस रेस्पेक्ट में रेंट को हम लोग क्या मानेंगे? अगर किसी बिजनेस का हमें डिटेल्स दिया हुआ है, रेंट का कुछ बोला नहीं है, तो नॉर्मल हमें क्या पता होना चाहिए कि रेंट क्या होता है? हाँ बोलो। एक्सपेंस, ठीक है। रेंट को नॉर्मली हम लोग एक्सपेंस ही मानेंगे। अच्छा, रेंट का एक्सपेंस है 22,000। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि आउटस्टैंडिंग, ये देखो रेंट पेड फॉर 11 मंथ्स दे रखा है, तो कितने मंथ्स का आउटस्टैंडिंग है? क्योंकि एक अकाउंटिंग ईयर तो 12 मंथ्स का होता है, एक साल तो हम लोग 12 मंथ्स का मानते हैं, तो कितना रेंट बाकी है? ये जो है ये 11 मंथ्स का रेंट 1 मंथ का बाकी है, ठीक है। तो 1 मंथ का हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट बोल के। कितना होगा? अगर 11 मंथ का 2,000 है तो 1 मंथ का कितना होगा? यहाँ पर दिखा सकते हैं 22,000। ये अगर 11 मंथ्स का है तो 1 मंथ का कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 11 कर लो, इंटू 1 कर लो, वही एक महीने का रेंट हो जाएगा। कितना? 2,000। तो यहाँ पर हो गया 24,000 रेंट, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद देखो सैलरी 10,000, इसमें भी आउटस्टैंडिंग है, तो टू सैलरी एड आउटस्टैंडिंग। सैलरी 10,000 और 4,000 आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, एग्जाम टाइम में लेकिन ये सब शॉर्टकट यूज नहीं करना है, पूरा प्रेजेंटेशन के साथ ही करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कमीशन क्रेडिट बोला है तो ये इनकम होगा। ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, तो ये किधर जाएगा? बाई साइड में जाएगा। बाई कमीशन, ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। यहाँ पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट ये सब लिखना पड़ेगा। कमीशन, क्योंकि क्रेडिट बता दिया है ब्रैकेट में, क्योंकि इसमें भी कंफ्यूजन हो जाएगा, कमीशन मिला या कमीशन हम लोगों ने पे किया, क्योंकि बिजनेस में ये दोनों चीजें बहुत कॉमन हो जाता है। तो यहाँ पर बता दिया क्रेडिट, अच्छा है। अगर नहीं बताता है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कोई भी एक एजम्पशन ले सकते हैं, तो नीचे लिख देंगे कि एजम्पशन क्या लिया है हम लोगों ने, ठीक है। कि कमीशन रिसिप्ट माना है कि कमीशन पेड माना है, ठीक है। अच्छा, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का खर्चा होगा, क्योंकि कुछ बोला नहीं। वैसे भी देखो जो इनकम है उसके पीछे पीछे क्रेडिट लगा दिया है, तो बाकी सब एक्सपेंसेस होगा। तो टू इंश्योरेंस 8,000। अच्छा, इंटरेस्ट क्रेडिट बोला है। अच्छा, इंश्योरेंस 12,000 है कि मैंने क्या कुछ उल्टा लिख दिया? रेंट 22,000, सैलरी 10,000, कमीशन 12,000, ठीक है। इंश्योरेंस 8,000, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट यहाँ पर 6,000 क्रेडिट, यानी बाई साइड में जाएगा। बाई इंटरेस्ट, बैड डेप 2,000, तो यहाँ पर लिख देते टू बैड डेप। ये हम लोगों ने सीखा, इसका पूरा अलग से एडजस्टमेंट लास्ट क्लास में पूरा हम लोगों ने किया था। बैड डेप्ट जो है वो चार्ज अगेंस्ट पीएल होता है हमेशा, तो पीएल में चार्ज कर दिया। अब देखो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का ओपनिंग, ये देखो ये 31 मार्च 13 है, ये 30, ये 1 अप्रैल 2012, यानी ओपनिंग प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट है। तो इसको हम लोग इधर बाई साइड में भी लिख सकते हैं, बाई पीबीडीडी बोल के, या फिर यहाँ पर नए वाले से माइनस करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही लिख देते हैं, इससे आसानी से सॉल्व हो जाता है। बाय पीबीडीडी, इसको भी तुम लोग को कंप्लीट लिखना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन करना है, तो प्रॉपर लिख के ही करना है, कोई शॉर्टकट यूज नहीं करना है। सन्ड्री डेटर, ये एसेट होता है, ये बैलेंस शीट का आइटम है, तो यहाँ नहीं होगा। डिस्काउंट रिसिप्ट, तो ये इनकम है, अगर डिस्काउंट रिसिप्ट बता दिया, अब क्रेडिट डेबिट ना भी बताए, पढ़ के ही समझ में आ रहा है। रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब अर्निंग, डिस्काउंट का अर्निंग। क्रेडिटर से जो मिल जाता है ज्यादा परचेस वर्चेस करने के लिए, कभी कभी डिस्काउंट मिल जाता है 2,000। प्लांट मशीनरी, ये एसेट है। अब इसका कोई डेप्रिसिएशन वगैरह बोला नहीं है, अगर बोलेगा तो हम लोग यूज कर सकते। देख लेते हैं नीचे कोई डेप्रिसिएशन बोला है? हाँ है। अच्छा, इंटरेस्ट मैंने देखा ही नहीं, चलो फिर से कुछ कुछ एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ड्यू, अब इंटरेस्ट था क्या? अर्निंग था, ये देखो इंटरेस्ट अर्निंग था, इधर लिखा था हम लोगों ने क्रेडिट था। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड मतलब हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए, बट हम लोगों को अभी तक मिला नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर है, तो इसको हमें दिखाना पड़ेगा इन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोल के। तो इसको ऐड करके भी दिखा सकते हैं, क्योंकि अब मैंने लिख लिया, तो तुम लोग भी अगर लिख लियो तो काटना नहीं पड़ेगा, ऐसे भी लिखते हैं तो हो जाता है। बाई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इनकम,
ऐसे भी लिखोगे तो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन कोशिश यही करना है कि ऐड करके लिखे, लेकिन अभी काटने का जरूरत नहीं, इस वजह से हम ऐसे करके लिखवा दे रहे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट वही बोलता है कि ऐड करके लिखना अब ज्यादा बेटर होगा। प्रीपेड इंश्योरेंस 2000, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस तो ये तो मतलब हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि माइनस करके लिखना पड़ेगा ना, इसको मिटाना ही पड़ेगा। प्रीपेड इंश्योरेंस 2000, तो लेस प्रीपेड 2000 करना पड़ेगा। लेस प्रीपेड यहाँ पर 8000 और यहाँ पर 2000, तो ये हो जाएगा 6000, ठीक है। ये 6000 हो गया प्रीपेड। डेप्रिसिएशन बोला है प्लांट मशीनरी पे 10%, अच्छा, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पे 10% पर एनम, पूरे ईयर का 10%। प्लांट मशीनरी कितने का है? 80,000, 80,000 पे 10% 8,000। अच्छा, उसके बाद फर्दर बैड डेट 2000 एंड मेक प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर। फिर से और बैड डेट हुआ है 2000, मतलब ये था ड्यूरिंग द ईयर, ये ट्रायल बैलेंस में दिख रहा था, फिर हमारा फर्दर बैड डेट हुआ, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फर्दर बैड डेट, या फिर चाहे तो बैड डेट में ऐड करके भी लिख सकते हैं, ऐड फर्दर बैड डेट बोल के। तो फर्दर बैड डेट हुआ है 2000, और इस बार का प्रोविजन क्रिएट करने बोला गया है 5% ऑन सन्ड्री डेटर। अच्छा, कमीशन एडवांस रिसिप्ट हुआ है 2000, पीबीडीडी दिखाते हैं कैसे होगा। कमीशन रिसिप्ट इन एडवांस 2000, तो एडवांस का जो कमीशन ले लिया है वो हमें क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा, लेस एडवांस रिसिप्ट। ये इस पीरियड के इनकम को रिलेट नहीं करेगा, तो ये लेस हो जाएगा 2000, 12,000 माइनस 2000, तो यहाँ पर 10,000 हो जाएगा। ये हो गया 10,000। अच्छा, पीबीडीडी का कैसे कैलकुलेशन होगा ये देखो, इस तरह से हो जाएगा। वर्किंग नोट बनाते हैं, देखो जैसे हम लोगों ने सीखा था लास्ट क्लास में, तो हम लोगों ने इसी पे सारा कैलकुलेशन सीखा था। अच्छा, ये देखो पहले हमें क्या लिखना चाहिए, कितना डेटर है वो देखना चाहिए। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर था 40,000, ये देखो सन्ड्री डेटर था 40,000, ठीक है। बैड डेप्ट जो बोल के लिखा हुआ है ये पहले ही हुआ है, फर्दर नहीं हुआ है। फर्दर लिखने का मतलब बाद में हुआ है, ठीक है। तो बैड डेप्ट जो है वो 2000, वो ऑलरेडी 40,000 में एडजस्ट होता है, तभी वो सिर्फ बैड डेप्ट लिखा हुआ रहता है। फिर से बैड डेप्ट हुआ है, फर्दर बैड डेप्ट, ये देखो फर्दर बैड डेप्ट हुआ है 2000, तो यहां से लेस करेंगे फर्दर बैड डेप्ट, ये सब कैलकुलेट होने के बाद 2000 बचा कितना? 38,000। ये हो गया हम लोगों का डाउटफुल डेप्ट, डाउटफुल डेटर, जिनसे पैसा मिल भी सकता है नहीं मिल सकता। अब कितना परसेंट डाउट है? सभी पे डाउट नहीं होता है, 5% डाउट है, तो 5% पीबीडीडी क्रिएट करना पड़ेगा। तो 38,000 का 5% 1900, तो डेटर हो जाएगा 36,100। अगर बैलेंस शीट बनाने बोला जाता तो ये वाला एसेट साइड में पूरा दिखाना चाहिए हमें, और यहाँ पर अभी हम लोग न्यू पीबीडीडी जो है वो 1900 का होगा। टू पीबीडीडी 1900। अच्छा, अगर कोई इसको एडजस्ट करके लिखना चाहो तो ऐसे लिखना पड़ेगा। ये देखो, ये जो प्रोविजन बना हुआ है प्रीवियस ईयर का कितना है 4,000, और इस साल का 1900, तो ये इधर आ जाएगा 4,000 माइनस 1900 करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन यही बेस्ट होता है, इसको दिखाने का उस तरह से जरूरत भी नहीं है। ये नया जो क्रिएट किया उसके वजह से पीएल कम हो जाएगा, सीधा सा बात है। और प्रीवियस ईयर का जो है उसे हम लोगों ने ब्रॉट डाउन कर दिया ओपनिंग बैलेंस। अब देखते हैं नेट प्रॉफिट आ रहा है कि नेट लॉस आ रहा है। एक बार तो मैंने प्रॉफिट ही लिख दिया है, देख लेते हैं। 10,000, 1,10,000, 1,16, 1,20, 1,24,000, 1,24,000, और ये हो जाएगा 24,14,6।
10 और 12,000 और 1900। अच्छा 57,900 माइनस 1,24,000, 66,100 प्रॉफिट ही आ रहा है, 66,100। अच्छा इसमें मैंने बोला था एक नोट्स का बात, ठीक है नोट्स हम यहाँ पर लिखवा देते हैं। ये नोट नंबर 1 जो है कैसे लिखना पड़ेगा, ये लिखवाया नहीं मैंने, यहाँ पर नोट नंबर 1 लिखवा देते हैं। एज पर ऐसे लिखना चाहिए, एज पर एस 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज कॉस्ट और market price whichever is lower, whichever is lower. So take 20,000 as closing stock वैल्यू। तो हमें 20,000 को एज ए क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन के हिसाब से लेना पड़ेगा। तो या फिर तुम लोग अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू एज टू स्टॉक का वैल्यू होना चाहिए कॉस्ट और एमआरपी विच एवर इज लोअर, इसलिए हम लोगों ने 20,000 लिया है। जैसे भी करके लिखना है, लेकिन नोट्स दे देना है कि हम लोग क्यों 20,000 ही लिए हैं, 24,000 नहीं लिए। अच्छा इसका भी वर्किंग नोट 1 जो कि हम लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहिए, 1900 कहाँ से आया, क्योंकि बाकी डेटा तो हर जगह पे गिवन था और जो नहीं था हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट किया, तो फिर नोट देने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर नहीं कैलकुलेट किया है तो नोट कर दिखाना पड़ेगा कि कैसे मिला 1900। अच्छा नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन 8 क्या बोला है, एक्स वाई जेड आर 3 पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ये पार्टनरशिप आ गया देखो, ठीक है मैंने बोला था सोल प्रोप्राइटरशिप ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप दे दिया है, मैट पे था तो मैंने भी लिया ये क्वेश्चन। वैसे इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप में ये नहीं आता, ये पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन में देना चाहिए, बट यहाँ दिया है तो हम लोग कर लेते हैं। देखो एक्स वाई जेड आर 3 पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, their capital as on 1/4/2012 were 80, 60, 50,000 इनका कैपिटल है। they mutually agreed on the following points as per partnership deed। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से क्या क्या पता है इनको, देखो क्या क्या बोला गया है, क्या क्या इन्होंने लिखवाया है। अगर पार्टनरशिप डीड में ये सब लिखा हुआ है तो ये सब फॉलो होगा। क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, एक्स टू बी रिसीव्ड ए सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, Y to be received a commission 4% on net profit after charging such commission. After charging all other item, 10% of the net profit to be transferred to general reserve. From profit from profit and loss account amounted to 66,200। क्योंकि हम लोग को पता है पहले PL बनता है फिर PL एप्रोप्रिएशन बनता है पार्टनरशिप में। PL मतलब बिजनेस का प्रॉफिट, PL एप्रोप्रिएशन मतलब वो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब सोल प्रोपराइटर में ऐसा क्यों नहीं बनता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करने का है नहीं, जिसका बिजनेस है उसी का ही पूरा प्रॉफिट है, उसी का ही पूरा लॉस है। लेकिन यहाँ पर ये जो एक्स वाई जेड पार्टनरशिप है, यहाँ पर अगर प्रॉफिट होगा तो वो पूरा ना तो एक्स का है, ना तो वाई का है, ना तो जेड का है, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसीलिए यहाँ पर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है जहां पर हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बोल रहे हैं कि बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है 66,200, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये प्रॉफिट इन लोग को डायरेक्टली नहीं मिल जाएगा कि तीनों को हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे। क्यों, क्योंकि ये वाले प्रॉफिट से ही तो इनको इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल का, पहले वो दे दिया जाएगा। सैलरी जिसको मिलना है एक्स को वो मिल जाएगा, वाई को जो कमीशन मिलना है वो मिल जाएगा, फिर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर वगैरह करना है वो करना पड़ेगा, उसके बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट इनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए बोला है, तो हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। इलस्ट्रेशन 8, in the books of X, Y and Z, profit and loss appropriation account for the year ended 31st of March 2013।
बाई, पहले जैसे जीपी ब्रॉट डाउन होता है वैसे प्रॉफिट से प्रॉफिट को हम लोग पीएल एप्रो में ब्रॉट डाउन कर लेंगे। तो प्रॉफिट क्रेडिट आइटम था तो क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन हो जाएगा बाई पीएल बोल के 66,720। जैसे बाई जीपी लिखते हैं वैसे बाई पीएल या फिर बाई नेट प्रॉफिट ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखो पीएल अकाउंट से आएगा, एक्चुअली ऐसे होना चाहिए बाई पीएल नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 66,720। अच्छा, सबसे पहले इन लोगों को क्या मिलेगा अकॉर्डिंग टू डीड? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होगा, प्रॉफिट इन लोग का कम हो जाएगा। जो टोटल इन लोगों ने बिजनेस करके प्रॉफिट कमाया है उससे पहले ये लोग ले लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ऐसा डीड में लिखा हुआ था तो सबको अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब कितना परसेंट है उसके हिसाब से अपने अपने ओपनिंग कैपिटल पे 5% करके। ठीक है, तो कैपिटल कितना है 80 60 50। तो x को कितना मिलेगा, y को कितना मिलेगा, z को कितना मिलेगा? 80,000 इंटू 5%, 60,000 इंटू 5% और 50,000 इंटू 5%। तो ये हो जाएगा 4,000। 8 5 जा 40, 6 5 जा 30, 3,000 और ये हो गया 2,500, 2,500। इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको देना पड़ेगा, तो यहाँ से प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी एक्स को सैलरी मिलेगा, 2 एक्सेस सैलरी। सैलरी का जो रेट है वो है पर मंथ दे रखा है 500 पर मंथ, यानी पूरे ईयर का, क्योंकि ये तो पूरे एक साल का बन रहा है। तो यहाँ पर हो गया 6,000। ठीक है, अब ये सब हम लोग यहीं पर कर रहे हैं तो हमें वर्किंग नोट का नेसेसरी नहीं है कि करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर ही कंप्लीट कर सकते हैं और अलग से वर्किंग नोट नहीं बनाना पड़ेगा। कमीशन, कमीशन टू वाई, वाई को कितना कमीशन देना है? अब देखो यहाँ पर क्या बोला, ये थोड़ा सा यहाँ पर हमें कैलकुलेशन अलग से करना ही पड़ेगा। वाई टू बी रिसीव्ड कमीशन 4% बोला था, लेकिन उसके बाद क्या क्या बोल दिया है देखो, बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब नेट प्रॉफिट का 4%। ये बात सही है, लेकिन उस नेट प्रॉफिट से जो कमीशन उसको मिलने वाला है वो देने के बाद जो बचेगा उस पे 4%। ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। देखो कैसे होगा, हम पीछे वर्किंग नोट बनाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वाइज कमीशन। अच्छा, तो पहले हम लोग देखेंगे कि अभी नेट प्रॉफिट कितना बचा हुआ है। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना है, वाई को जब कमीशन देने जा रहे हैं नेट प्रॉफिट कितना है। अगर हम लोग सोचते हैं कि 66,720 है तो ये गलत बात है, क्योंकि हमें पता है कि ये सारा पेमेंट करना पड़ेगा। ये तो लिख दिया ना हम लोगों ने, ये सारा पेमेंट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन देखते हैं कितना है। कमीशन देने के पहले प्रॉफिट कितना है, 66,720 तो था, बट इससे कुछ पेमेंट चला जाएगा। कितना, यहाँ पर हो गया 7,000, 3 2 5 4 9,500 और 10 6,000, कितना हो जाएगा 15,500। ठीक है, 15,500 ये बच रहा है कमीशन देने के पहले, ये प्रॉफिट बचा हुआ है। 66,720 माइनस कर लेते हैं 51,220। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को क्या करना है, जो प्रॉफिट बच रहा है, ठीक है, वाई रिसीव टू कमीशन 4% और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इससे कमीशन देने के बाद जो बचेगा उस पे 4% देना है। ठीक है, तो ये देखो 51,220 इंटू 4/104 हो जाएगा। इसका कंसेप्ट हम समझा देते क्यों ऐसा होगा। 1970 ये कमीशन हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बोला है कि कमीशन जो मिलेगा, मान लो कमीशन मिलेगा, कमीशन का अमाउंट होगा x। ठीक है, ये करने से ही होगा, ये जो समझा रहे क्यों 4/104 किया, इसका मतलब सिंपल इतना ही है कि 104 रुपए रहेगा तो उसमें 4 रुपए कमीशन दे सकते हैं। तो मान लो कमीशन x रुपया है, तो 51,220 से कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, क्वेश्चन वही बोल रहा है कि 4% और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन कर दिया, इस पे 4% लगाने से जो कमीशन होगा वो लेगा वाई। तो कमीशन कितना होगा एक्स, अभी हम लोगों ने यही माना ना कि एक्स अमाउंट जो है कमीशन का है। अब क्या करना है, सिंपल इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, 51,220 इंटू 4%, 2048.8 माइनस एक्स का 4%, मतलब 4/100 करो, 0
0.04x इक्वल टू x। अब ये x इधर लेके जाना है 1.04x, therefore x इक्वल टू 1970। देखो सेम वही आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक ये देखो, ये यहाँ पर पूरा तो डिटेल्स में ही समझ में आ रहा है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है बट इसमें समझ में आता है। जो नेट प्रॉफिट बचा हुआ है उससे कमीशन देने के बाद जो बचेगा उसका 4% कमीशन अमाउंट होगा। तो यहाँ पर भी देखो 1.04 आया, तो यहाँ पर भी कितना आया 4/104, इसीलिए किया जाता है। मतलब अगर हम लोगों के पास 4 रुपीज कमीशन है तो 104, क्योंकि 4% बोला है ना, तो 4 रुपीज कमीशन हो जाएगा, 4 रुपीज कमीशन हो जाएगा। नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा फिर 100 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें वो वाला नेट प्रॉफिट चाहिए जो विथ कमीशन है। तो नेट प्रॉफिट विथ कमीशन कितना हो जाएगा, नेट प्रॉफिट विथ कमीशन 104 हो जाएगा, तभी उससे 4 रुपीज हम लोग कमीशन दे सकते हैं। तो ये शॉर्टकट है, ये करके तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो अगर ऐसा बोलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो वाई का कमीशन 1970 हो जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 1 से 1970 हो गया वाई का कमीशन। और क्या खर्चा है, आफ्टर चार्जिंग ऑल अदर आइटम्स 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, अब जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अच्छा, बचा हुआ कितना है, वाई को कमीशन देने के बाद कितना बचा, पहले बचा था 51,220, हम यहाँ पर वर्किंग नोट 2 बना लेते हैं। आफ्टर पेइंग कमीशन प्रॉफिट इज 51,220 माइनस 1970। बाकी तो पहले ही लेस किया हुआ था, इसलिए मैंने डायरेक्टली इससे ही कर दिया। 49250। अब इस पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 10%। ठीक है, तो जनरल रिजर्व में कितना जाएगा, 49,250 का 10%, यानी 4925। 4925 ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 2। अब क्या होगा, अब जो प्रॉफिट बचा हुआ है वो तीनों पार्टनर में अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी इक्वली। तो यहां पर लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो देखना पड़ेगा कितना हो रहा है, तो 66,720, 4925 लेस कर दो अब इससे। ठीक है, बचा हुआ कितना था 49,250, इसमें फिर से कितना चला गया 4925, तो जो बच रहा है 44,325, जिसको लेजर बैलेंस करके भी हम लोग देख सकते हैं। 44,325 डिवाइडेड बाई 3 कर दो, इक्वली मिल जाएगा। तो x का 14,775, y का भी 14,775, थोड़ा सा जगह कम हो गया यहाँ पर 14,775। ठीक है, और इसका टोटल 66,720। ठीक है, तो पहले इससे ये सारा पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद जो बचेगा उससे कमीशन मिलेगा, उसके बाद जो बचेगा जनरल रिजर्व, फिर माइनस होते जाएगा। तो तुम लोग लेजर से बार बार माइनस नहीं करके, क्योंकि वर्किंग नोट किया हुआ है मेरा, तो मैंने यहाँ से ही कर दिया। 66,720 से पहले 15,500 माइनस हो गया, ये सब खर्चा जो ऑलरेडी पे करना पड़ेगा। तो बचे हुए पे कमीशन, फिर ये बचे हुए से कमीशन लेस कर दिया तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, उससे जनरल रिजर्व में माइनस कर दिया तो प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पता चल गया कि इन लोगों को प्रॉफिट के हिसाब से कितना मिलेगा। वैसे ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन होना चाहिए, पता नहीं यहाँ पर क्यों दिया है, लेकिन ये पार्टनरशिप का होना चाहिए। इलस्ट्रेशन 9। इलस्ट्रेशन 9 में क्या है, ये इलस्ट्रेशन 9 नहीं है, ये एक एक्चुअली एग्जांपल था। यहाँ पर एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, और कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। काफी अच्छा है क्वेश्चन, हम लोग को इससे क्या बनाना है, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, बेसिकली ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, रिटर्न दे रखा है। अच्छा, रिटर्न का कुछ बताया नहीं है कि कौन सा क्या रिटर्न है, तो बता सकते हो ये रिटर्न कौन सा है और ये रिटर्न कौन सा है। रिटर्न तो सेल और परचेज पे होता है, कौन सा परचेज रिटर्न है, कौन सा सेल्स रिटर्न है।
परचेज जो होता है उसका ऑपोजिट परचेज रिटर्न होगा। परचेज अगर डेबिट होता है तो उसका ऑपोजिट परचेज रिटर्न होगा, तो कौन सा होगा? बोलो। कैरिड आउटवर्ड। मतलब डेबिट ना क्रेडिट। कैरेज आउटवर्ड तो मतलब लैंग्वेज नहीं यूज किया। कैरेज आउटवर्ड, अच्छा ये कैरेज आउटवर्ड तो सेल के लिए होता है ना। मतलब कैरेज आउटवर्ड मतलब क्या? डिलीवरी चार्जेस जैसा, ठीक है। हम लोग खुद सामान खरीद के लेके आते हैं, उसमें जो पेमेंट करते हैं दैट इज कैरेज इनवर्ड। खुद जब डिलीवरी चार्जेस देते हैं, जब कस्टमर के लिए डिलीवरी चार्जेस हम लोग पे करते हैं, तब वो हो जाता है कैरेज आउटवर्ड। लेकिन ये रिटर्न क्या होगा? रिटर्न बताओ। रिटर्न कौन सा? परचेज रिटर्न है और कौन सा सेल्स रिटर्न है? क्रेडिट वाला रिटर्न, परचेज रिटर्न, और डेबिट वाला है सेल्स हाँ, रिटर्न। सेल्स रिटर्न, करेक्ट। अच्छा, उसके बाद डिस्काउंट रिसिप्ट है, ये इनकम हो जाएगा। सेल्स इनकम, कमीशन, ये क्रेडिट साइड में है तो इनकम। बिल्स रिसीवेबल एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। कैरेज इनवर्ड ये एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग में जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि स्टॉक को गोडाउन तक लाने का खर्चा होता है। प्लांट मशीनरी फिक्स्ड एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट जो है ये एसेट होता है। ये यहाँ पर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नहीं बताया है तो हम लोग जस्ट इन्वेस्टमेंट हेड करके दिखा सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बता देता है तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या करंट इन्वेस्टमेंट बोल सकते थे। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा। सैलरी पीएल में जाएगा। परचेज ट्रेडिंग में जाएगा। रिजर्व, रिजर्व कहाँ पर जाएगा? रिजर्व कहाँ पर जाएगा? ये जो रिजर्व है ये बैलेंस शीट में जाता है, लाइबिलिटी साइड में। रिजर्व सरप्लस में रिजर्व जाता है। वेजेस ये ट्रेडिंग में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड पीएल में जाएगा। सन्ड्री डेटर फिक्स्ड, सॉरी फिक्स्ड बोल रहे, सन्ड्री डेटर करंट एसेट होता है। फ्रेट जो है ये ट्रेडिंग में जाएगा। बिल्स पेबल ये लाइबिलिटी होता है तो ये लाइबिलिटी साइड करंट लाइबिलिटी जाएगा। फर्नीचर फिक्स्ड एसेट है तो एसेट के वहां पर जाएगा फिक्स्ड एसेट साइड में। कैरेज आउटवर्ड ये पीएल में जाएगा। इसका भी मैंने बताया ये क्या होता है। ओपनिंग स्टॉक तो ट्रेडिंग में जाता है, ठीक है। अच्छा, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस ये जो है फिक्स्ड एसेट हो जाएगा। ड्राइंग्स जो है ये कैपिटल से लेस हो जाएगा। कैपिटल लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा। 6% बैंक लोन इज ऑल्सो लाइबिलिटी। कैश एट बैंक ये हो जाएगा करंट एसेट। कैश इन हैंड करंट एसेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ये ओपनिंग वाला है, इसीलिए ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। तो ट्रायल बैलेंस में जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक एक बार जहां जहां जाना है पुट हो जाएगा। मैंने बता दिया कहाँ कहाँ जाएगा। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है मार्केट प्राइस ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक 1,15,000। अच्छा, इसमें क्या बोला है देखो, क्लोजिंग स्टॉक इज 1 लाख विच इंक्लूड्स ए प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 15,000। क्या हम लोग स्टॉक 1 लाख दिखाएंगे या फिर कुछ चेंज करना पड़ेगा बताओ? अगर 1 लाख का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिखा रहा है लेकिन बोल रहा है कि इंक्लूडिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो क्लोजिंग स्टॉक का एक्चुअली वैल्यू क्या होगा? स्टॉक को वैल्यू कॉस्ट में किया जाता है, स्टॉक तो कभी हम लोग प्रॉफिट में नहीं करते। हाँ बोलो, कितना? 85 होगा। 85 होगा, 80। ठीक है। हाँ 85 होगा। क्योंकि अभी मैंने दिखाया था ना पेन वाला एग्जांपल, तो हमेशा गोडाउन में क्या स्टॉक है उसको प्रॉफिट लगा के थोड़ी ना बोलना है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज फॉर सैलरी वेजेस तो ये सब ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा 15%। फर्नीचर पे, प्लांट मशीनरी पे 20%। सन्ड्री डेटर में 1800 एज बैड विच इज टू बी रिटर्न ऑफ, मतलब राइट ऑफ नहीं हुआ है तो राइट ऑफ कर देंगे 1800 का बैड डेप्ट। क्रिएट ए प्रोविजन 5% ऑन सन्ड्री डेटर। करेंटली 5% प्रोविजन क्रिएट करने बोला है। तो जैसे सन्ड्री डेटर पे कैलकुलेशन होता है वैसे करेंगे। बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे एज वेल एज पीएल में दिखाएंगे। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, इसका भी दो एडजस्टमेंट होगा क्योंकि जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है दो एडजस्टमेंट। एक तो इसे परचेस से लेस करके दिखाएंगे क्योंकि अगर हम लोग अपने ही गोडाउन से या शॉप से स्टॉक ले लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं तो स्टॉक कम हो जाता है तो परचेस कम हो जाएगा और उधर कैपिटल कम हो जाएगा क्योंकि कैपिटल से ही तो स्टॉक खरीदा गया था। गुड्स लॉस्ट बाय फायर 20,800। इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड 16,000। तो अभी मैंने बताया जो लॉस्ट बाय फायर है वो ट्रेडिंग में जाएगा 20,800। जो क्लेम हम लोग का रिसीवेबल है वो बैलेंस शीट में रिसीवेबल साइड में जाएगा। और जो गैप आ रहा है मतलब 20,800 का स्टॉक तो था लेकिन रिसीवेबल हुआ है 16,000, तो 4,800 का जो लॉस जो इंश्योरेंस कंपनी नहीं पे कर रही है तो वो हमें एज ए लॉस दिखाना पड़ेगा, पीएल में दिखाएंगे। गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 2,100, तो पर्सनल यूज में ड्रॉइंग्स हो जाता है और ड्रॉइंग्स को कहाँ दिखाना पड़ेगा? कैपिटल से लेस करके हमें दिखाना पड़ेगा। कमीशन रिसिप्ट 1,500 इज येट टू बी अर्न, मतलब अभी भी हमें नहीं मिला है, मिलना चाहिए।
रिसिप्ड मोड में हो गया है, मतलब कमीशन रिसिप्ड होगा ये पक्का है, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। तो ये एक तो बैलेंस शीट में चला जाएगा करेंट एसेट में, क्योंकि इनकम रिसीवेबल मोड में है, और जहां पर कमीशन इनकम दिखाएंगे वहां पर ये वाला ऐड करके दिखाना पड़ेगा, बस इतना ही है। तो ये इलस्ट्रेशन 9 नहीं है, ये जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। मतलब बुक में ही एग्जाम्पल के हिसाब से था, तो हम इसे इलस्ट्रेशन 9 नहीं लिखते, नहीं तो नेक्स्ट वाला 9 है तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा, ये एग्जाम्पल लिख देते हैं। अच्छा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम और प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे, ठीक है, नहीं तो हम लोग ज्यादा क्वेश्चन जो है नहीं कर पाएंगे। ट्रेडिंग एंड पीएल, अच्छा, तो देखो क्या क्या है यहाँ पर, लाइन बाय लाइन ही हमें लिखना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये देखो, रिटर्न, रिटर्न है तो रिटर्न एक सेल से लेस हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं रिटर्न। यहाँ पर परचेस होगा तो यहाँ पर लिख देते हैं रिटर्न, ठीक है। तो जो क्रेडिट डेबिट रिटर्न है वो सेल्स में जाएगा 25,900, और जो डेबिट रिटर्न है वो 10,900। अच्छा, डिस्काउंट रिसिप्ट ये पीएल में जाएगा 5,200। जीपी ट्रेडिंग काफी बड़ा ही होगा तो यहाँ पर ही कर लेते हैं पीएल। बाई, यहाँ पर जीपी आ जाएगा तो हम यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन गैप रख के लिखेंगे बाई डिस्काउंट रिसिप्ट। अच्छा, डिस्काउंट रिसिप्ट कितना हो जाएगा 5,200, और हम लोग का कुछ एडजस्टमेंट अगर है तो हम लोग को वो जगह एक लाइन करके छोड़ देना चाहिए। देख लेते हैं डिस्काउंट रिसिप्ट में कोई एडजस्टमेंट था कि नहीं। नहीं, नहीं था, ठीक है। कमीशन रिसिप्ट में था, तो हम लोग को करना क्या है, बार बार ऐसे देखना नहीं है। तुम लोग एग्जाम के टाइम क्या करोगे, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ये नंबर जो है वो लिख दोगे जिसके साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है। जैसे डेटर, ये देखो यहाँ पर जैसे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का है, या फिर कैपिटल में एडजस्टमेंट होगा, गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो यहाँ पर 8 नंबर लिख दिए, तो क्या होगा, बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें तो अभी हम लिख नहीं सकते, तो मुझे थोड़ा याद रखना पड़ेगा। डिस्काउंट रिसिप्ट लिख दिया, सेल्स 6,12,700 बाई सेल्स 6,12,700। अच्छा, सेल्स के बाद है कमीशन 11,500, क्रेडिट साइड है तो कमीशन इनकम हो जाएगा। अच्छा, कमीशन में एडजस्टमेंट था, थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा कमीशन, तो इसको इनर कॉलम में लिखते हैं 11,500, इसमें एडजस्टमेंट था, ठीक है। लेस या ऐड कुछ एक होगा, प्रीपेड था शायद, ये टू बी रिसिप्ट था तो लेस ही होगा, ये टू बी रिसिप्ट मतलब अभी तक नहीं मिला, इसका एडजस्टमेंट होगा। अच्छा, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट भी यहाँ पर एक बना लेते हैं। अच्छा, इसके बाद बिल्स रिसीवेबल, कमीशन के बाद बिल्स रिसीवेबल 60,000, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, बैलेंस शीट में जाएगा बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल 60,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, मुझे जितना याद आ रहा है इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, ठीक है। अच्छा, कैरेज इनवर्ट 14,900 ट्रेडिंग में जाएगा। परचेस में और भी कुछ एडजस्टमेंट है तो हम थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं, टू कैरेज इनवर्ट। अच्छा, कैरेज इनवर्ड में एडजस्टमेंट था कि नहीं था, कैरेज इनवर्ड में एडजस्टमेंट मुझे नहीं लगता है था, 14,900 देख लेते हैं। नहीं, ये सब नहीं है, कैरेज इनवर्ड, ठीक है। तो कैरेज इनवर्ड 14,900। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी 85,600 बैलेंस शीट में जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी 85,600, यहाँ से डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी के बाद इन्वेस्टमेंट 22,400, इन्वेस्टमेंट
22,400, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर 40,000, सन्ड्री क्रेडिटर 40,000, सैलरी 15,500 पीएल में जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं सैलरी में भी एडजस्टमेंट था, शायद सैलरी आउटस्टैंडिंग था, सैलरी वेजेस चेक करते हैं 15,500, हाँ आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी फॉर सैलरी वेजेस दिया हुआ है। अच्छा, तो इसके लिए जगह छोड़ देंगे, सैलरी ये हो गया 15,500। अब क्या होगा, अगर नंबरिंग लिखा हुआ रहेगा तो हमें ऐसे ढूंढना नहीं पड़ेगा, जो मुझे करना पड़ रहा है, तो तुम लोग को ऐसे ढूंढने का कोई जरूरत नहीं होगा। अच्छा, परचेज इधर पूरा कंप्लीट करके ही नीचे जाएंगे, परचेज 3,40,000 यहाँ पर हो जाएगा, परचेज 3,40,000, परचेज 3,40,000, रिजर्व रिजर्व चला जाएगा बैलेंस शीट में 75,000 लाइबिलिटी साइड में, रिजर्व 75,000। अच्छा, रिजर्व के बाद वेजेस, वेजेस में आउटस्टैंडिंग था 65,800, तो वेजेस के लिए भी जगह छोड़ना पड़ेगा, टू वेजेस एड आउटस्टैंडिंग वेजेस। अच्छा, वेजेस का अमाउंट है 65,800, फिर है डिस्काउंट अलाउड, टू डिस्काउंट अलाउड, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था 6,500। सन्ड्री डेटर, डेटर में एडजस्टमेंट था प्रोविजन वगैरह, तो डेटर के लिए जगह हमें रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर 85,800, फ्रेट 12,400, तो फ्रेट ट्रेडिंग में जाएगा, फ्रेट हो जाएगा 12,400, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था। अच्छा, फ्रेट के बाद बिल्स पेएबल 44,800 बैलेंस शीट में जाएगा, बिल्स पेएबल 44,800, ये हो गया बिल्स पेएबल। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फर्नीचर 48,600, इसमें भी डिप्रिशिएशन जाएगा, फर्नीचर 48,600, लेस डिप्रिशिएशन। अच्छा, फर्नीचर के बाद कैरेज आउटवर्ड, ये पीएल में जाता है, कैरेज इनवर्ड ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। कैरेज आउटवर्ड मतलब अगर हम लोग कस्टमर को डिलीवरी कर रहे हैं, वो डिलीवरी चार्जेस अगर हम लोग खुद पे कर रहे हैं, तो कैरेज आउटवर्ड 15,200, ओपनिंग स्टॉक 35,900, टू ओपनिंग स्टॉक 35,900। अब यहाँ पर फ्री होल्ड प्रेमाइसेस, तो ये चला जाएगा फिक्स्ड एसेट में, फ्री होल्ड फ्री होल्ड प्रेमाइसेस 1,05,000। अच्छा, ड्राइंग्स 5,300 कैपिटल से लेस हो जाएगा, कैपिटल 1,50,000। अच्छा,
6% बैंक लोन। अच्छा, यहाँ पर रेट बता दिया है 6% बैंक लोन, इसका रेट बता दिया है 6%। तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि लोन का इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट तो कहीं दिया नहीं है, अगर देगा तो हम लोग एक्सपेंस जरूर लिखते, इंटरेस्ट तो कहीं लिखा नहीं है, मतलब पूरा ही आउटस्टैंडिंग है। अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं दिख रहा है तो उसका अकाउंट ही ओपन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि अकाउंट ओपन नहीं हुआ मतलब लेजर नहीं बना। लेजर क्यों नहीं बना? बिकॉज जर्नल में वो नहीं था। अब जर्नल में क्यों नहीं था? क्योंकि मॉनिटरी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ था। तो बैंक लोन का जो रेट है 6%, उसका ऑब्वियसली कोई मॉनिटरी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, इस वजह से ये पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा? ये कब लिया गया है लोन वैसे तो बताया नहीं है। 20,000 पे अगर पूरे साल का अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं 6% के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 1,200 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग कुछ नहीं क्वेश्चन में बोले तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा 6 मंथ्स एज्यूम लेंगे। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स में क्या होता है, अगर पीरियड नहीं बताता है कि कब खरीदा गया था, चाहे वो फिक्स्ड एसेट हो चाहे लोन हो, कब लोन लिया गया था, तो हम लोग उसे 6 मंथ मानेंगे। 6 इसीलिए माना जाता है, ये एवरेज होता है, ना तो हम लोग ये मान रहे हैं कि एकदम स्टार्टिंग में लिया था हम लोगों ने लोन, ना तो ये मान रहे हैं एकदम एंडिंग में लिया था, तो हम लोगों ने एवरेज कर दिया। तो 6 मंथ्स, ये नोट देना पड़ेगा कि हम लोग 6 मंथ्स मान रहे हैं। 6 मंथ्स मानने से ये हो जाएगा 600 करके। ठीक है, लोन का इंटरेस्ट हो जाएगा 600। तो ये हम लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इसका नोट्स बनेगा। टू आउटस्टैंडिंग लिखना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, इसका नोट्स बनेगा। वर्किंग नोट नंबर 1 दिखाना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। कैश एट बैंक 24,700, कैश इन हैंड 1,600। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1,000 क्रेडिट, तो यहाँ पर लिख देंगे बाई, अच्छा यहाँ पर तो हमें लिखना पड़ेगा जीपी, तो बाई पीबीडीटी ओपनिंग वाला, तो ब्रॉड डाउन हो जाएगा 1,000। अब नीचे का एडजस्टमेंट हमें जस्ट पुट करना है, मार्केट प्राइस ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक जो कि प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 85,000, तो यहाँ पर लिख देंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक 85,000। इसमें भी नोट बनेगा, तो पहले नोट नंबर 1 यही बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग इसको नोट नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, ये नोट नंबर 1 देख लेते, नोट्स जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से हम लोग नोट बना लेंगे। तो यहाँ पर पहला नोट बना लेते हैं, नोट 1, क्लोजिंग स्टॉक इज valued in cost, valued in cost, so closing stock value is 1 lakh minus 15, तो ये हो गया 85,000। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो दो जगह पे पुट होगा, एक तो हम लोग का यहाँ पर पुट हो गया, एक हो जाएगा बैलेंस शीट में, एसेट होता है क्लोजिंग स्टॉक। नोट 1 से ही लिया गया है 85,000। अच्छा, इसके बाद है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज फॉर सैलरी 4,500, वेजेस 9,800, तो सैलरी एड आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 4,500, तो टोटल हो जाएगा 20,000। अब इसको हमें दिखाना पड़ेगा करंट लाइबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के 4,500, आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,500, आउटस्टैंडिंग वेजेस भी है 9,800, ये पहले लिख लेते इधर, 9,800। अच्छा, ऐड करने से हो जाएगा 65,800 प्लस 9,800, 75,600।
अच्छा, वेजेस का हो गया, डेप्रिशिएशन 15%, फर्नीचर प्लांट मशीनरी पे 20, 15%, तो 20%, 85,600 इंटू 20%, 17,120, लेस इक्वल टू कर लो कैलकुलेटर में, वैल्यू मिल जाएगा 68,480। अच्छा, और यहाँ पर 48,600 इंटू 15%, 7290, 41,310। अच्छा, ये दो चला जाएगा पीएल में, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी, प्लांट मशीनरी 17,120, 17,120 टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर लिखा हुआ है 7290, सिर्फ फर्नीचर लिखा हुआ है तो सिर्फ फर्नीचर ही लिख दो, 7290 फर्नीचर, 7290। अच्छा, उसके बाद पॉइंट नंबर 4, सन्ड्री डेटर इंक्लूड्स 1800 एज बैड डेप्ट, तो ये लेस करना पड़ेगा, लेस बैड डेप्ट 1800, 84,000 बच रहा है, ये बैड डेप्ट को यहाँ पर पीएल में चार्ज करके दिखाना पड़ेगा, बैड डेप्ट होगा तो प्रॉफिट तो कम होगा ना, टू बैड डेप्ट 1800। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोल रहा है क्रिएट ए प्रोविजन 5% ऑन सन्ड्री डेटर, अब हम लोग 5% पीवीडीडी क्रिएट कर लेंगे, लेस पीवीडीडी 5%, 84,000 पे 5%, 4200, 79,800, 4200 पीवीडीडी यहाँ पर पीएल में चार्ज हो जाएगा, टू पीवीडीडी 4,200, ये भी दो बार पोस्ट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 500, परचेज से लेस होगा, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन 5,000, नहीं 500 था शायद, हाँ 500, और यही वाला अगर कैपिटल को भी कम कर देगा, ड्राइंग्स है, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन 500। अच्छा, गुड्स लॉस्ट बाय फायर 20,800, इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड 16,000, तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 16,000, लॉस हुआ है 4,800 जो हम लोग रिकवर नहीं कर पाए इंश्योरेंस कंपनी से, टू लॉस, लॉस ऑन फायर, माइनस करने से पता चल जाएगा 20,800 और 16,000, 4,800, और जो स्टॉक लॉस हो गया उसका रिकॉर्डिंग, बाई स्टॉक लॉस बाई फायर, स्टॉक लॉस बाई फायर 20,800 हो गया। ये एक ऐसा एडजस्टमेंट है जो तीन जगह पे होता है, बाकी कोई एडजस्टमेंट ऐसा नहीं होता है जो तीन जगह पे होता है। गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 2,100, फिर यहाँ पर होगा ड्रॉइंग 2,100, फिर कैपिटल से भी लेस होगा, ड्रॉइंग्स
2100, बस और कुछ नहीं है। लास्ट में एक ही है, कमीशन रिसीव्ड 1500 येट टू बी अर्नड। तो कमीशन रिसीव्ड 1500 येट टू बी अर्नड 1500। अच्छा, ये टू बी अर्न का मतलब है अभी, मतलब कमीशन रिसिप्ट हो गया है 1500 कैश इनफ्लो हो गया है, लेकिन ये अभी तक अर्निंग नहीं बना था, मतलब एडवांस कर दिया है, तो ये लेस हो जाना चाहिए। तो ये लाइबिलिटी हो गया, पहले से ही पैसा ले लिया, सर्विस तो अभी तक नहीं दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा एडवांस कमीशन 1500। और ये बैंक का लोन का दिखाना पड़ेगा। अच्छा, तो लोन का वर्किंग नोट 2 दिखा देते हैं, नोट नंबर 2। इंटरेस्ट क्योंकि 6% दिया है, अगर लोन में परसेंटेज इंटरेस्ट का नहीं रहता तो हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। तो इंटरेस्ट ऑन लोन एज्यूम टू बी फॉर 6 मंथ्स, ठीक है, ये लिख देना है कि हम लोग एज्यूम करें 6 मंथ्स का लोन है ये, ठीक है। तो ये 5% हो जाएगा, लोन का अमाउंट था 20,000, 6%, सॉरी 20,000, 6% इंटू 6/12, 600 रुपया। ये आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 600 रुपया। नोट नंबर 2, और यहाँ पर भी हो जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, वर्किंग नोट नंबर 2 600 रुपये, ठीक है। अब हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कितना आ रहा है ट्रेडिंग, मतलब जीपी और एनपी, ये सब यहाँ पर पहले एडजस्टमेंट कर लेते। 3,40,000 माइनस 10,900 माइनस 500 माइनस 2,100, तो ये हो गया 3,26,500 प्लस 14,900 प्लस 35,900 प्लस 75,600 प्लस 12,400। अच्छा, इसका टोटल आ रहा है, लिख लेते हैं 4,65,300। इधर देख लेते कितना आ रहा है, ये माइनस करना पड़ेगा। 6,12,700 माइनस 25,900, 5,86,800 प्लस 20,800 प्लस 85,000, 6,92,600 माइनस 4,65,300, 2,27,300 जीपी आ गया। $6,92,600। अब ये जीपी ब्रॉट डाउन हो जाएगा 2,27,300 बाई जीपी ब्रॉट डाउन 2,27,300। अच्छा, यहाँ पर चेक करते हैं कितना हो जाएगा, ये हो गया 10,000। अच्छा, 10 और 1 11,000 और ये हो गया 16,200, ऐड कर लेते, ये हो जाएगा 2,43,500, यहाँ पर 2,43,500 टू नेट प्रॉफिट। $20,000, 6,500, 15,200, 600, 17,120, 7,290, 1,800, 4,200, 4,800, 1,65,400, 990 आ गया मेरा, 490 है, 1,65,990, 1,65,000 देख लेते क्या नहीं लिखा मैंने, 4,800 लॉस रिकॉर्ड किया मैंने, लॉस 4,800, हाँ लॉस रिकॉर्ड किया। डिस्काउंट अलाउड 6,500, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेप्ट 1,800,
पीबीडीटी नहीं रिकॉर्ड किया क्या? पीबीडीटी रिकॉर्ड कर लिया। बैड डेप्ट 1800, हाँ किया है। बैड डेप्ट 1800, डेप्रीशिएशन 7290, 17120 रिकॉर्डेड है। अच्छा, प्रोविजन न्यू वाला जो है 4200, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 600। अच्छा, कैरेज आउटवर्ड 15200, ये रिकॉर्ड नहीं किया। कैरेज आउटवर्ड 15200। अच्छा, फ्री सैंपल 500। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, ओ ये 500, ये भी तो दो जगह पोस्ट होना चाहिए, इसका हम लोगों ने एक ही जगह पे पोस्ट किया। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हम लोगों ने 500 लेस किया है, और यहाँ पर भी 500 लेस किया। अच्छा देखो, ये जो है यहाँ पर ये फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये हम लोग या तो यहाँ से लेस करके दिखा सकते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट है तो वो पीएल का खर्चा होना चाहिए। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये तो एडवर्टाइजमेंट पर्पस होता है, तो हम लोग इस खर्चे को या तो यहाँ पर दिखा सकते हैं, कैपिटल से लेस करके दिखा सकते हैं। देखो फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, परचेज से तो लेस होगा ही होगा, लेकिन क्योंकि एडवर्टाइजमेंट है तो वो एडवर्टाइजमेंट तो पीएल का खर्चा होता है, तो हम लोग यहाँ पर भी इसे ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। तो कोई भी एक कर सकते हैं, उससे हम लोग का आंसर थोड़ा सा वेरी करेगा। अगर यहाँ नहीं चार्ज करेंगे तो 1,65,990 होगा, अगर चार्ज कर देंगे तो 1,65,490 हो जाएगा, बस यही डिफरेंस है। तो एडवर्टाइजमेंट एज फ्री सैंपल, क्योंकि ये एक्सपेंस है पीएल में इसीलिए चार्ज किया गया है 500, तो 1,65,490 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको यहाँ पर नेट प्रॉफिट बोल के ऐड कर देते हैं। 1,65,490, ठीक है। 1,65,490, तो ड्राइंग सब हम लोग का ये यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। ये यहाँ पर हम लोग नहीं चार्ज करेंगे, और यहाँ पर अगर ड्राइंग्स कैपिटल से लेस करके दिखाना चाहते हैं तो हम लोग वहां पर नहीं लिखेंगे, लेकिन क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट के लिए है, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन तो प्रमोशन के लिए किया जाता है, इस वजह से वहां पर हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको दिखा दिया, वो ज्यादा सही है, ठीक है। तो वहां पर दिखाने से यहाँ नहीं दिखाएंगे, दो जगह पे तो नहीं दिखा सकते, ठीक है, कोई भी एक जगह पे दिखा सकते हैं। 3,08,000, 3,08,090 प्लस 75,000 प्लस 600 प्लस 1,500 प्लस 20,000 प्लस 44,800, 40,000, 4,500, 9,800, 5,04,290 टोटल आ रहा है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं माइनस करके। 68,480, 41,310, 10530, 22,400, 79,800, 85,000, 60,000, 24,700, 1,600 और 16,000, हाँ सही आया, 5,04,290, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट था एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन में। अच्छा, अब देखो इलास्ट्रेशन 19, सॉरी 9, यहाँ पर भी बहुत सारा हम लोगों को क्या दिए रखा है, नीचे एडजस्टमेंट दे रखा है और ये ट्रायल बैलेंस दे रखा है। अब हम लोग रीड बाद में ही करेंगे, एट ए टाइम रीड करेंगे, पहले लिख लेते हैं, ठीक है, मतलब और अलग से रीड करने के बाद नहीं बनाएंगे। अभी हम लोग बना ही लेते हैं, ट्रेडिंग पीएल लिख के जो जहां पर पुट होगा वो पुट कर देंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट,
अच्छा, तो जस्ट एक बार चेक कर लेते हैं कि एडजस्टमेंट किस चीजों पे है, तो थोड़ा सा याद रह जाएगा। एडजस्टमेंट है फिनिश गुड स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 4,20,000, मार्केट प्राइस 4,00,000। तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, इसका नोट बनेगा। अब हम और नोट नहीं लिखवाएंगे, तुम लोग लिख सकते हो, सेम नोट है, ठीक है। 4,00,000 लेके क्वेश्चन करेंगे, एक बार क्लोजिंग स्टॉक में जाएगा, एक बार हम लोग का ट्रेडिंग में जाएगा। डेप्रिसिएशन लगाने बोला है, तो फर्नीचर और मशीनरी पे एडजस्टमेंट है डब्ल्यूडीबी मेथड पे। पर देखो फाइनल अकाउंट्स में तो हम लोग पहले बार ही लगा रहे, तो डब्ल्यूडीबी मेथड कब हम लोग समझ में आता है, फर्स्ट ईयर तो चाहे एसएलएम करो चाहे डब्ल्यूडीबी करो, बात तो बराबर है। उसके बाद से पता चलता है, अगर एसएलएम होगा तो उतना ही चार्ज होते जाता है, अगर डब्ल्यूडीबी होता तो बैलेंसिंग अमाउंट पे होता है। तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू बोले, हमें तो एक ही साल का लगाना है तो डायरेक्ट लगा देंगे। रेंट एडवांस में बोला है तो रेंट पे एडजस्टमेंट है। सैलरी वेजेस ड्यू बट नॉट पेड पे एडजस्टमेंट है। मार्केट सॉरी मेक ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% कमीशन रिसीवेबल, ठीक है। अब थोड़ा सा याद रखना है मुझे कि किस किस चीजों पे एडजस्टमेंट है, तो उस हिसाब से हमें जगह छोड़ देना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक 2,00,000, फिनिश गुड्स का बोला है, ट्रेडर है तो फिनिश गुड्स का ही होना चाहिए। नो एडजस्टमेंट विथ ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 2,00,000। अच्छा, उसके बाद परचेज एंड सेल्स कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था। नहीं, रिटर्न था, अगर रिटर्न है तो देखना पड़ेगा, वो तो ट्रायल बैलेंस में भी हो सकता है ना, हम लोगों ने देखा नहीं। ठीक है, एक बार देख लेते, चेक कर लेते, जस्ट गो थ्रू कर लेते। रिटर्न इसके बाद ही दिया हुआ है, ये देखो 1,00,000 और 50,000, तो डेबिट रिटर्न जो है वो सेल्स का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिटर्न 1,00,000 सेल्स का। अच्छा, सेल्स है 35 लाख, तो 34 लाख हो गया। परचेज 22 लाख लेस रिटर्न, क्रेडिट रिटर्न माइनस होता है। परचेज डेबिट आइटम है तो क्रेडिट साइड का रिटर्न यानी 1,00,000, सॉरी 1,00,000 बोल रहे हैं, 50,000। तो यहाँ पर हो जाएगा 21,50,000। अच्छा, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल ये चला जाएगा बैलेंस शीट पे, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था। 50,000 बिल्स रिसीवेबल, बी आर शॉर्ट में लिख देते हैं, बी आर 50,000 विदाउट एनी एडजस्टमेंट था ये वाला। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल के बाद हो जाएगा रिटर्न, एडजस्ट कर दिया हम लोगों ने। कैरेज इनवर्ट 50,000 ट्रेडिंग में चला जाएगा, कैरेज इनवर्ट 50,000। कैरेज इनवर्ट 50,000, डेटर क्रेडिटर 2,00,000 4,00,000 बैलेंस शीट में जाएगा। डेटर क्रेडिटर, डेटर है 2,00,000 और ये है डेटर है 2,00,000 और ये है 4,00,000 क्रेडिटर। डेटर 2,00,000, डेटर पे एडजस्टमेंट था प्रोविजन वगैरह, क्रेडिटर पे कुछ नहीं था, 4,00,000। अच्छा, कैरेज आउटवर्ड पीएल में चला जाएगा 40,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। टू कैरेज आउटवर्ड, टू कैरेज आउटवर्ड 40,000। अच्छा, कैरेज आउटवर्ड के बाद डिस्काउंट रिसिप्ट और अलाउड दोनों ही है, तो टू डिस्काउंट दोनों ही 5,000 है। तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो डेबिट साइड है वो एक्सपेंस होता है, जो क्रेडिट साइड है वो इनकम होता है। यहाँ पर तो दोनों ही 5,000 है, तो कुछ भी लिखो, कोई भी गलती होने का चांसेस नहीं बनेगा इसमें। अच्छा,
वेजेस एंड सैलरी, ठीक है, ये इस पे एडजस्टमेंट है, याद आ गया मुझे, ये देखो वेजेस एंड सैलरी पे एडजस्टमेंट है। वेजेस एंड सैलरी बोला है, ओ अच्छा सॉरी, सैलरी एंड वेजेस है, पहले डिस्काउंट के बाद सैलरी एंड वेजेस है, तो एडजस्टमेंट किस पे था चेक करते हैं। यहाँ पर एडजस्टमेंट था डेप्रिसिएशन, रेंट, सैलरी एंड वेजेस पे था, ठीक है, तो इसी पे एडजस्टमेंट होगा। सैलरी वेजेस है तो पीएल में जाएगा, वेजेस सैलरी है तो ट्रेडिंग में जाएगा, यही रूल्स होता है। सैलरी क्योंकि पीएल में जाता है तो पहला वर्ड अगर सैलरी है तो टू सैलरी एंड वेजेस ये पीएल में जाएगा। यहाँ पर एडजस्टमेंट किस चीज का है, सैलरी एंड वेजेस, ड्यू बट नॉट पेड यानी आउटस्टैंडिंग। नॉर्मल सैलरी एंड वेजेस बोल रखा है 2,20,000, तो इस पे एडजस्टमेंट था। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस 60,000, इंश्योरेंस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इंश्योरेंस पीएल में जाएगा। टू इंश्योरेंस 60,000, ठीक है, इंश्योरेंस हो गया 60,000। अच्छा, अब रेंट 60,000, रेंट पे एडजस्टमेंट शायद था, चेक करते हैं। हाँ, रेंट 5,000 एडवांस है, 60,000 टू रेंट 60,000 एडवांस दे रखा है, तो इस पीरियड को रिलेट नहीं कर रहा है तो लेस कर देंगे, नेक्स्ट पीरियड का है तभी तो एडवांस बता रहा है, तो एडवांस जो होगा उसे लेस करके आउटर में लिखेंगे जो होगा। वेजेस एंड सैलरी ये ट्रेडिंग में चला जाएगा, टू वेजेस एंड सैलरी। अच्छा, टू वेजेस एंड सैलरी कितना होगा, वेजेस एंड सैलरी 80,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दिया। अच्छा, उसके बाद बैड डेप्ट, ये पीएल में चार्ज हो जाएगा, बैड डेप्ट 10,000, टू बैड डेप्ट 10,000 पीएल में चला गया। अच्छा, फर्नीचर बैलेंस शीट में चला जाएगा 4 लाख। डेप्रिसिएशन था तो यहाँ पर 4 लाख लिखने के बाद डेप्रिसिएशन का जगह रखना पड़ेगा। अच्छा, फर्नीचर के बाद ब्रिजेस कैपिटल, तो ये बैलेंस शीट में चला जाएगा लाइबिलिटी साइड 5 लाख, ब्रीज कैपिटल लिख देते हैं। अच्छा, ब्रिजेस कैपिटल के बाद ब्रिजेस ड्राइंग्स, तो ये लेस हो जाएगा, कैपिटल से लेस हो जाएगा 70,000, लेस ड्राइंग्स। अच्छा, ड्राइंग्स के बाद है लूज टूल्स, तो लूज टूल्स का क्या ट्रीटमेंट होता है, लूज टूल्स को हमेशा एसेट माना जाता है, ठीक है, तो लूज टूल्स को हम लोग एसेट मानेंगे, फिक्स्ड एसेट की तरह ही ट्रीट होता है 1 लाख। यहाँ पर लूज, सॉरी लूज टूल्स स्पेलिंग भूल गए हैं, ठीक ही लिख रहा, लूज टूल्स, लूज टूल्स 1 लाख, तो ये आउटर में चला जाएगा विदाउट एनी एडजस्टमेंट है, मतलब कोई डेप्रिसिएशन वगैरह इस पे नहीं लगा है। अच्छा, एडवर्टाइजिंग 50,000, ये पीएल में चला जाएगा, टू एडवर्टाइजिंग 50,000 बोल के। अच्छा, इसके बाद कैश इन हैंड कैश एट बैंक, बैलेंस शीट में जाएगा, कैश इन हैंड कैश एट बैंक 45 और 2 लाख, कैश इन हैंड कैश एट बैंक। अच्छा, कैश इन हैंड 45,000, कैश एट बैंक 2 लाख। अच्छा, अब बोला है पेटी कैश, पेटी कैश मतलब क्या होता है, जो छोटा मोटा अमाउंट जो सीनियर कैशियर जूनियर कैशियर को देता है छोटा छोटा खर्चे को रिकॉर्ड करने के लिए, तो ये भी कैश का ही बैलेंस है, तो ये भी कैश में बैलेंस शीट में ही ट्रीट होगा पेटी कैश बोल के। पेटी कैश का अमाउंट है 5,000, ये सब में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, ठीक है। अच्छा, मशीन ये तो फिक्स्ड एसेट है 3 लाख, इस पे डेप्रिसिएशन है, लेस डेप्रिसिएशन।
कमीशन 10,000 30,000, तो कमीशन दोनों साइड दिया हुआ है, तो इनकम भी है एक्सपेंस भी है, तो बाई कमीशन। अच्छा कमीशन में लेकिन एडजस्टमेंट था, याद आ गया मुझे, ये देखो कमीशन रिसीवेबल में एडजस्टमेंट है, मतलब जो मिल रहा है, मतलब इधर जो लिखने वाले उसी में, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। ये कमीशन क्या है, पेड होगा, तभी डेबिट साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड का अमाउंट है 10,000 और कमीशन अर्निंग है, यहाँ पर ही लिख देते हैं बाई कमीशन, जगह मिल जाएगा एडजस्टमेंट करने का इनर कॉलम में। अच्छा कितना है कमीशन, 30,000 जो रिसीवेबल है। अब हम लोगों को एडजस्टमेंट लिखते जाना है, तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक का 4 लाख लिखना पड़ेगा दो जगह पे, एक बार ट्रेडिंग में एक बार बैलेंस शीट में, बाई क्लोजिंग स्टॉक। हम यहाँ पर वर्किंग नोट लिख देते हैं, नोट 1 लिखना पड़ेगा, क्यों, हम लोगों ने 4 लाख ही लिया, ठीक है, तो तुम लोग जगह रख दो, तुम लोग को लिखना पड़ेगा, उसी टाइम के अंदर ही सारा चीज कंप्लीट करना है, तो लिख के हैबिट करो कि हम लोग यहाँ पर 4 लाख ही ले रहे हैं, ये हम लोग को लिख के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर भी नोट 1 4 लाख। अच्छा पहला एडजस्टमेंट हो गया, दूसरा है डेप्रीशिएशन 10%, फर्नीचर मशीन पे 20%, 10% यानी 40,000, 20% यानी 60,000। अच्छा तो ये हो जाएगा 3,60,000 और ये हो जाएगा 4,20,000, नहीं सॉरी 4 लाख क्या, 2,40,000 हो जाएगा, 2,40,000। अच्छा अब ये दो बार एडजस्ट होगा, डेप्रीशिएशन लिखना पड़ेगा 40,60 इधर, टू डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 40,000, टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, अच्छा ये उल्टा लिख दिया शायद, फर्नीचर पे 40, प्लांट मशीनरी पे 60। अच्छा ये भी हो गया, सेकेंड पॉइंट का भी दो बार एडजस्टमेंट कर दिया, रेंट एडवांस है तो लेस करना पड़ेगा 5,000, तो ये हो गया 55,000, ठीक है, और एडवांस लिया था तो लाइबिलिटी होगा, तो एडवांस रेंट, नहीं ये रेंट एक्सपेंस है कि एक्सपेंस है, तो लाइबिलिटी कैसे होगा, रेंट तो एक्सपेंस है, तो हम लोगों ने अगर एडवांस पे कर दिया है तो हम लोग के लिए तो एसेट होगा, एडवांस रेंट। अगर ये इनकम होता तब लाइबिलिटी होता, एडवांस रेंट है 5,000। अच्छा उसके बाद सैलरी वेजेस ड्यू बट नॉट पेड 30,000, सैलरी वेजेस ड्यू बट नॉट पेड 30,000, 2,50,000 ये लाइबिलिटी हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 30,000। अच्छा मेक ए प्रोविजन, मेक ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर, 5% पीबीडीडी क्रिएट करना पड़ेगा, लेस पीबीडीडी एट द रेट ऑफ 5%, तो 2 लाख पे 5% 10,000, लेस कर देते हैं 1,90,000। अच्छा ये पीबीडीडी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, 2 पीबीडीडी 10,000 बोल के। अच्छा लास्ट एडजस्टमेंट कमीशन रिसीवेबल 5,000, रिसीवेबल है तो आउटस्टैंडिंग कमीशन रिसीवेबल 5,000, 35,000, पैसा मिलना चाहिए अभी तक नहीं मिला, तो ये भी एसेट हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग कमीशन 5,000। अच्छा एक क्लोजिंग स्टॉक लिखना चाहिए, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, चलो देखते हैं कितना होगा,
टोटल करते हैं पहले ट्रेडिंग को। 34 लाख और 4 मतलब 38 लाख। अच्छा ये हो गया 38 लाख। अच्छा यहाँ पर 38 लाख, 2 लाख, 23 लाख 50 ये हो गया 1 लाख मतलब 22 और ये 2 मतलब 24 लाख 80 माइनस 38 लाख। 1,32 नहीं 13,20,000 टू GP 13,20,000। अच्छा बाई GP ब्रॉट डाउन 13,20,000। 13,20,000 प्लस 5,000 प्लस 35,000 13,60,000। 13,60,000 माइनस करना पड़ेगा। 2,50,000 45 60 55 10 60 60 55। अच्छा 10 60 41 लाख 10 1 लाख 20 70 7 लाख 70 7 लाख 70 7 लाख 40 होना चाहिए। अच्छा फिर से एक बार देख लेते हैं। 2,50,000 प्लस 40 ये हो गया 2,95,000 2,95,000 प्लस 60 प्लस 55,000 प्लस 50 और 10 60 70 70 प्लस 1,10,000 5,90,000 माइनस 13,60,000 7,70,000 आ रहा है। अच्छा क्या नहीं लिखा मैंने 7,40,000 आना चाहिए। चेक करते हैं 2,50,000 40 60 60 40 60 दो बार 60 है 40 60 60 ठीक है 55 30। अच्छा कुछ प्रिंटिंग स्टेशनरी था क्या मिस हो गया। 30,000 नहीं लिखा मैंने। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 30,000 इसी वजह से 30,000 ही ज्यादा आ रहा है तो यहाँ पर आ गया 7,40,000 टू नेट प्रॉफिट। उस पर एडजस्टमेंट भी नहीं था तो डायरेक्ट ही लिख दिया वो छूट गया था। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 7,40,000। अच्छा ये 7,40,000 ऐड हो जाएगा। ऐड नेट प्रॉफिट 7,40,000 प्लस 5 लाख माइनस 70,000 तो ये हो गया 11,70,000। अच्छा 11,70,000 प्लस ये हो गया 4,30,000 16 लाख टोटल आ रहा है 16 लाख। अब इधर भी उतना ही आना चाहिए तब टैली हो जाएगा। चेक कर लेते हैं लिख लेते हैं पहले 16 लाख आता है कि नहीं। 5 10 15 2,15,000 2,15,000 और 45। अच्छा 4,50,000 1,90,000 1 लाख मतलब 2,90,000 2,40,000 3,60,000 हाँ 16 लाख आ रहा है। ठीक है दोनों साइड ही टैली हो गया 16 लाख आ रहा है। ठीक है और भी क्वेश्चन है इलास्ट्रेशन मतलब हम ये PDF शेयर कर देंगे तो तुम लोग खुद से करके देखो जितना हो रहा है। ठीक है बाकी और भी अलग अलग एडजस्टमेंट होगा आई होप कि इसमें कहाँ तक है। इलास्ट्रेशन 15 तक है हम लोगों ने अभी 10 तक ही किया है। ठीक है मतलब और भी 5 क्वेश्चंस है तो आई थिंक कि कल नेक्स्ट क्लास और एक क्लास में हो जाएगा। ठीक है फिर आज इतना ही करते हैं।